हेलो दोस्तों, मैं अवधेश कुमार, फाउंडर ऑफ जेसी बोस फिजिक्स क्लासेस। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ साथ शेयर कीजिए और वो लाल वाला बेल आइकॉन का बटन दबा देंगे, जिससे जब भी हम नया वीडियो अपडेट करेंगे आपके मोबाइल पर पहुंचेगा उसका वीडियो। इसलिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए। अब हम चलते हैं विदाउट टाइम गंवाए हुए अपने सिलेबस की ओर। जैसे कि आप जानते हैं, कोविड-19 के चलते पूरा विश्व आज बंद है और साथ साथ भारत भी बंद है। और इस बंदी का प्रभाव सबसे ज़्यादा एजुकेशन पर पड़ा है। कोचिंग, स्कूल, यूनिवर्सिटी सारे चीज़ बंद है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अब आपके सिलेबस को पढ़ाने के लिए ऑनलाइन की व्यवस्था किया जा रहा है। जैसे कि हम लोग पहले इंतजार कर रहे थे कि 15 दिन में खुल जाएगा, 1 माह में खुल जाएगा, लेकिन देखते देखते लगभग 3 माह बीतने वाला है, फिर भी कोचिंग और स्कूल नहीं खुल पाया। इसलिए आप लोग के लिए ऑनलाइन पढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है। तो आप जैसे कि जानते हैं कि 12th जैसे ही आपका सिलेबस चालू हुआ था और क्लास बंद हो गया था। इस बात को ध्यान में रखते हुए पहला 12th के पहला टॉपिक से ही आपका क्लास स्टार्ट किया जा रहा है। इसलिए आप इस चैप्टर को शुरू से प्रत्येक वीडियो को कंप्लीटली देखेंगे तो आपको फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, कुछ बच्चे हमसे बोलते हैं कि सर हमको न्यूमेरिकल बनाने में दिक्कत होता है, हम थियरी हमको कंप्लीट आता है। तो देखो बाबू, सबसे पहले इस बात को ध्यान रखना है कि आपको न्यूमेरिकल बनाने में कब दिक्कत होता है। आपको न्यूमेरिकल बनाने में तब दिक्कत होता है जब केवल आप थियरी पढ़ते हैं। थियरी के साथ साथ यदि आप न्यूमेरिकल का भी स्टडी करते हैं तो आपको फिजिक्स में खासकर न्यूमेरिकल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि आप थियरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी करते रहें। इसके लिए आप एनसीईआरटी, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स SC वर्मा का बुक या और भी कोई रेफरेंस बुक आप यूज कर सकते हैं। और उस तरह के हम इस तरह से क्वेश्चन आपको प्रत्येक थियरी में बता देंगे कि आपको कोई भी टॉपिक बनाने में दिक्कत नहीं होगा। यदि आपको एनसीईआरटी या SC वर्मा के कुछ क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं कि हमको ये क्वेश्चन में दिक्कत है। आपको व्हाट्सएप के माध्यम से या चैनल के माध्यम से आपको उसको सलूशन दे दिया जाएगा। तो हम चलते हैं अपने सिलेबस पे। तो देखिए, 12th में 70% भाग हमको मैग्नेटिज्म के ही विषय में पढ़ना है। अब आप कहेंगे सर मैग्नेटिज्म के विषय में 70% पार्ट कैसे पढ़ना है? हमारे बुक में तो 5, 6, 8 चैप्टर दिया हुआ है। अब अलग अलग बुक में अलग अलग चैप्टर दिया हुआ है। तो देखिए, जहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है सबसे पहले आप समझिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कैसे 70% चैप्टर पढ़ना है। 12th में 70% भाग यही पढ़ना है। तो मैग्नेटिज्म क्या कहता है? कहीं भी यदि चार्ज के विषय में अध्ययन किया जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिज्म। यदि हिंदी में लिखने वाले हैं तो जब हम बोलेंगे हिंदी में तभी अपना लिख लेंगे। कभी भी कहीं भी यदि चार्ज के विषय में अध्ययन किया जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिज्म। कोई दिक्कत? तो लिखते हैं, स्टडी ऑफ चार्ज इज नोन एज मैग्नेटिज्म। स्टडी ऑफ चार्ज इज नोन एज मैग्नेटिज्म। अब हम देखते हैं मैग्नेटिज्म को 3 पार्ट में बांटा गया। जैसे मान लीजिए, अब कहिए कि 3 पार्ट में कैसे बांटा गया है सर? तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि स्टडी ऑफ चार्ज इज नोन एज मैग्नेटिज्म, यानी चार्ज के स्टडी को ही मैग्नेटिज्म कहते हैं। तो अब चार्ज के अवस्था के आधार पर ही इसको मैग्नेटिज्म को 3 पार्ट में बांटा गया। चार्ज की अवस्था पे कैसे? तो जब चार्ज रेस्ट में रहता है तो उसे हम इलेक्ट्रोस्टेट में स्टडी करते हैं। अर्थात जब चार्ज रेस्ट में रहता है तो केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है, जिसे हम
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टडी करेंगे। अर्थात जहां भी चार्ज के रेस्ट अवस्था के विषय में अध्ययन किया जाए उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहेंगे। और ये हमारा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जब चार्ज रेस्ट में रहता है तो क्या उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या बताए, जब चार्ज रेस्ट में रहता है तो केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है। तो अब चलते हैं, हम इसके बारे में लिखते हैं। चार्ज इज इन रेस्ट, चार्ज इज इन रेस्ट प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक एंड charge is in rest produced electric field, only electric field, only electric field। क्या बताए, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युतीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र। चार्ज इज इन रेस्ट प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जब चार्ज रेस्ट में रहता है तो उसे उस दौरान केवल विद्युतीय क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है। कोई दिक्कत, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो बट मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू जीरो। बी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है और ई इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। कोई दिक्कत। अब चलते हैं, क्या यहाँ बताया कि जब चार्ज रेस्ट में रहता है तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है। अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। करंट का मीनिंग होता है धारा, तो इलेक्ट्रिक यानी चार्ज का धारा, यानी जब चार्ज एक समान गति से मूव करता है। क्या बताए, जब चार्ज एक समान अर्थात यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन करता है तो इस दौरान इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न करता है। अर्थात इलेक्ट्रिक करंट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के विषय में अध्ययन करेंगे। और ये जो चैप्टर होता है बहुत ही बड़ा है। इसमें सबसे पहले करंट के बारे में स्टडी करते हैं, उसमें एसी, डीसी, उसके मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, इस सब के विषय में यहाँ अध्ययन किया जाएगा। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के विषय में अध्ययन किया जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड के विषय में भी अध्ययन किया जाएगा। अर्थात चार्ज जब रेस्ट में रहता है तो केवल और केवल, जब चार्ज रेस्ट में रहता है तो केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है, जबकि जब चार्ज एक समान गति करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न करता है, जिसको हम इलेक्ट्रिक करंट में स्टडी करते हैं। अर्थात चार्ज is moving with uniform or constant velocity, यानी एक समान वेग, एक समान वेग। चार्ज इज मूविंग with uniform or constant velocity, then it is produced, उत्पन्न कर, प्रोड्यूस मीन्स उत्पन्न करता है, प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड as well as magnetic field। यानी चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। अब जो हिंदी वाले हैं वो लिख लेंगे कि जब चार्ज एक समान वेग से गति करता है तो विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों एक साथ पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम दोनों सिलेबस को ध्यान रख के चलेंगे। अर्थात E = 0
नॉट इक्वल टू जीरो और बी नॉट इक्वल टू जीरो। कोई दिक्कत? अब चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यह क्या होता है? जब चार्ज त्वरित गति यानी वेलोसिटी कंटिन्यू बढ़े या घटे, जब चार्ज त्वरित गति से मूव करता है तो उस दौरान विद्युतीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ ईएम वेव के फॉर्म में यानी लाइट के फॉर्म में रूप में एनर्जी को उत्पन्न करता है। यानी जब चार्ज त्वरित गति से गमन करता है तो विद्युतीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ प्रकाश के रूप में एनर्जी भी उत्पन्न करता है। अब हिंदी वाले होंगे तो अभी लिख लेंगे। अब लिखते हैं चार्ज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, चार्ज मूविंग विथ accelerated acceleration then it is produced electric field magnetic field as well as energy in form of EM wave और light। यानी E not equal to 0, D not equal to 0 एनर्जी नॉट इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? तो क्या बताए? स्टडी ऑफ चार्ज इन नोन एज मैग्नेटिक। मैंने जहां भी चार्ज के विषय में अध्ययन किया जाएगा उसे क्या बोलेंगे? मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व। जब चार्ज रेस्ट में रहता था केवल इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक में अध्ययन करेंगे। जब चार्ज एक समान वेग से गति करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है तो उसको इलेक्ट्रिक करंट को स्टडी करेंगे। जब चार्ज त्वरित गति से मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ एनर्जी भी उत्पन्न करता है। इसको लिख लीजिए। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के विषय में अध्ययन करेंगे। उसके बाद करंट के विषय में अध्ययन किया जाएगा और सबसे लास्ट में ईएम वेव के विषय में अध्ययन किया जाए। वो ईएम वेव जो होता है बहुत ही छोटा चैप्टर है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक में इसमें आपके एनसीईआरटी में 3 चैप्टर बनाया गया है और भी अदर बुक में 4 भी चैप्टर बनाया गया है, तो उसको आप देखेंगे अपने बुक के अनुसार, लेकिन हम पूरे सिलेबस में पढ़ा देंगे। तो अब चलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के विषय में अध्ययन करने। तो आप कहेंगे सर इलेक्ट्रोस्टैटिक इसका नाम क्यों रखा गया? देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 वर्ड के मुख्य रूप से मिलने से बना है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। इलेक्ट्रो एक वर्ड क्या हो गया? इलेक्ट्रो, और दूसरा क्या हो गया? स्टैटिक। इलेक्ट्रो मीन्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। और स्टैटिक्स मीन्स क्या होता है? रेस्ट। रेस्ट मीन्स विराम अवस्था, विराम अवस्था। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक चार्ज पार्टिकल होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन कहे तो चार्ज क्या मीनिंग हमसे निकलता है, और रेस्ट मीन्स रेस्ट। अब देखिए, इस दोनों वर्ड को जो हम मिलाएंगे, एक साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे तो हमारा इसका डिफिनीशन पूर्ण हो जाएगा। अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक का डिफिनीशन है वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक का डिफिनीशन हो जाएगा, चार्ज इज इन रेस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टेट।
charge is in rest is known as electrostates. नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कोई दिक्कत? यानी जहां भी चार्ज के रेस्ट अवस्था के विषय में अध्ययन, विरामावस्था के विषय में अध्ययन किया जाएगा उसको विद्युत स्थितिकी बोलेंगे। अब आप देखेंगे तो आपके बुक में जो डिफिनीशन इसका दिया होगा कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद द चार्ज इन रेस्ट स्टेट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैट। इस तरह से तो इसमें और उसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। कोई दिक्कत? इसको आप लिख लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट का एक दूसरा भी नाम है फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैट का एक दूसरा नाम क्या है? फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी कहने के पीछे रीजन क्या है तो आप इसको पहले लिख लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैट या फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी क्यों कहते हैं तो आप पहले समझिए। जो रेस्ट में चार्ज उत्पन्न होता है ना वो सामान्यतः घर्षण करने के कारण उत्पन्न होता है। एक दूसरे दो बॉडी को आपस में रगड़ने के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए इसको फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है। क्या बताए? इसको फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है क्योंकि दो चार्ज को आपस में, दो बॉडी को आपस में रगड़ने से चार्ज उत्पन्न होता है, इसलिए इसे फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है। तो जनरली तो इसको लिख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। Generally, rest charge produced by rubbing. Rest charge produced by rubbing that causes electrostatic statics is also known as friction electricity. Frictional electricity. फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी यानी घर्षण विद्युत। घर्षण विद्युत क्या बताए कि सामान्यतः रेस्ट में चार्ज जो उत्पन्न होता है रबिंग के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण उत्पन्न होता है? रबिंग यानी घर्षण के कारण उत्पन्न होता है। घर्षण के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए इस इलेक्ट्रोस्टैट को फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है। इसको लिख लीजिए। अब आप जैसे अब हम चलते हैं जो इसका हिस्ट्री है, उसको हिस्ट्री के बारे में बहुत डिटेल से नहीं जाएंगे क्योंकि उसको बताने में हमको 1 घंटा लग जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा उसके बारे में फोकस कर देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ग्रीक फिलसफर थे, दार्शनिक थे थेस, जिन्होंने अंबर को उल से आपस में रगड़ा। तो उन्होंने देखा कि अंबर को उल से रगड़ने पर अंबर और उल अब एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं और जो छोटे छोटे वहां कण पार्टिकल रहते हैं उसको अपने तरफ खींचने लगते हैं, अपने तरफ खींचने लगते हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं, इसका अर्थ यह है कि जब दोनों बॉडी को आपस में रगड़े तो इसमें कोई ना कोई एक नया पट्टी उत्पन्न हो गया, उसको उन्होंने क्या बोला? चार्ज। उस समय सबसे पहले तो वहां क्या किया, जब अंबर को उल से रगड़ा गया तो अंबर से कुछ छोटे छोटे पार्टिकल उल अट्रैक्ट अपने तरफ कर रहा था। तो वही जो छोटे छोटे अंबर का जो छोटे छोटे कण था या टिनी पार्टिकल था, उसके लिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वर्ड यूज किया गया। उसका उस समय अर्थ ये रखा गया था एट्रैक्शन से, लेकिन बाद में थोड़ा बहुत इसका अर्थ चेंज किया गया। अब हम चलते हैं। एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे बेंजामिन, जिन्होंने सबसे पहले
पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का कंसेप्ट दिया था। अमेरिकन साइंटिस्ट लिख लीजिए, अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज। क्या बताए, फिर दोबारा एक बार मिला लीजिए। अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज, अर्थात एक अमेरिकन वैज्ञानिक ने आवेश के धन और ऋण के बारे में बताया। इसको आप लिख लीजिए। तो उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वो आपको चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन ये होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। अब यहाँ आप थोड़ा सी बात पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस लगा हुआ है, यहाँ माइनस नहीं लगा हुआ है, इसका माइनस प्लस लगा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है और प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है, तो कुछ लोग इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि माइनस लगा हुआ है, इसका मीनिंग ये चार्ज है कब बहुत कम है, और जो प्लस लगा हुआ है चार्ज बहुत बड़ा है। तो ऐसा कुछ बात नहीं, कुछ लोग इस बात समझते हैं, सब लोग नहीं, कुछ लोग अच्छा भी जानते होंगे, तो कुछ लोग इस तरह बात समझ लेते हैं। तो इस तरह नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है और प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है, दोनों आपस में इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है, या माइनस को दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड है ना। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो चार्ज होता है, दोनों आपस में इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट नेचर, विपरीत प्रकृति का होता है। दो क्या होता है, दोनों एक दूसरे के विपरीत अपोजिट नेचर को बताता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में जो चार्ज होता है हमेशा एक दूसरे के इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है, लेकिन दोनों एक माइनस जो साइन होता है दूसरे के अपोजिट नेचर को बताता है। कोई दिक्कत? इसको आप नीचे लिख लेंगे या नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि आप जानते हैं, अब कुछ लोगों को दिक्कत हो, माइनस प्लस की मीनिंग यहाँ अपोजिट नेचर कहने का क्या है सर का अर्थ, तो समझिए। जैसे आप जानते हैं कि अगर आप एक भाई और एक बहन है, तो एक भाई और एक बहन है, तो घर में जो संपत्ति का हिस्सा होगा या जो भी होगा, उसमें भाई और बहन दोनों का इक्वल अधिकार होगा, दोनों का बराबर आधिपत्य होगा, लेकिन दोनों का बराबर अधिकार होगा, लेकिन जो भाई और बहन हैं दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से नेचुरल रूप से, प्राकृतिक के तरीका से वो दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। बॉडी का जो बनावट है या जो भी है, नेचुरल रूप से अलग बनाया गया है। उसी तरह से दोनों जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में जैसा चार्ज होता है इक्वल मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन नेचर दोनों क्या है, अपोजिट है। कोई दिक्कत? अब हम चलते हैं कंसेप्ट ऑफ चार्ज के विषय में। किसके बारे में? कंसेप्ट ऑफ चार्ज। कंसेप्ट ऑफ चार्ज यानी आवेश की अवधारणाएं, आवेश के अवधारणाएं, आवेश का अवधारणाएं। आवेश का अवधारणाएं। तो आखिर सबसे पहले ये समझने का प्रयास करें कि चार्ज है क्या। तो चार्ज को समझने के लिए देखिए, तो चार्ज है क्या तो समझिए। चार्ज की डिफिनेशन क्या कहता है? किसी भी बॉडी का वह मूलभूत गुण, किसी भी बॉडी का वह मूलभूत गुण जिसके कारण वह बॉडी इलेक्ट्रिक यानी विद्युतीय और मैग्नेटिक अर्थात चुंबकीय प्रभाव को दिखाता है। क्या बताए? किसी भी वस्तु का वह मूलभूत गुण जिसके कारण वह विद्युतीय और चुंबकीय प्रभाव को दिखाता है। तो डिफिनेशन इसका लिख देते हैं, चार्ज इज दी प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी
बेसिक प्रॉपर्टी यहां जोड़ लेंगे, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी दैट कॉजेज body show, that cause a body show electric and magnetic effect, magnetic effect, इसको आप लिख लीजिए। अब हम देखते हैं कि किसी भी बॉडी पर चार्ज रहता तो कैसे है, इसके बारे में हम जानने के प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, आप जैसे कि जानते हैं कि किसी भी बॉडी का निर्माण मुख्य रूप से एटम के मिलने से होता है, और ये भी आप जानते हैं कि एटम का जो निर्माण होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहता है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में स्थिर रहते हैं। तो वही बात यहाँ बताया है कि एनी बॉडी फॉर्म विथ द हेल्प ऑफ एटम एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कंटेन इनसाइड द एटम, इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रिसाइड इनसाइड न्यूक्लियस। यदि हिंदी वाले लिखने वाले लिख लेंगे, किसी भी बॉडी का निर्माण मुख्य रूप से एटम के कारण होता है, और एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सामान्यतः आउटर मोस्ट ऑर्बिट के चारों तरफ घूमते रहते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में स्थिर होते हैं। In general, number of electron is equal to number of proton in any atom, then initial body is neutral। सामान्यतः किसी भी बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होता है नंबर ऑफ प्रोटोनों की संख्या के बराबर होता है। तो जितना निगेटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। तो मान लीजिए -5 या +5 जोड़ेंगे, एक ही बॉडी पर जोड़ेंगे एक बार साथ में, तो कितना 0 हो जाएगा। तो ठीक, तो यानी इनिशियल किसी बॉडी पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, अर्थात उसमें जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो यही बताया है कि किसी भी बॉडी का निर्माण मुख्य रूप से एटम के मिलने से होता है, और एटम का निर्माण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से होता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में स्थिर रहते हैं। सामान्य अवस्था में किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या आपस में बराबर होता है, इसलिए वह बॉडी न्यूट्रल होता है, और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सामान्यतः न्यूट्रल ही होता है। सामान्यतः नहीं, हमेशा वो न्यूट्रल होता है। इसको आप लिख लीजिए। ये हमारा जो मॉडर्न कंसेप्ट चार्ज का है, इसको आप लिख लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ जानेंगे, यदि किसी भी बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए, क्या यदि किसी बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा तो क्या होगा। पहले से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर था, और कुछ इलेक्ट्रॉन को निकाले तो कुछ इलेक्ट्रॉन को निकालने से प्रोटॉन की संख्या बढ़ गया, अब प्रोटॉन की संख्या बढ़ गया अर्थात पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, तो वह बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक इसी तरह से यदि किसी बॉडी पर बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन लाकर रख दिया जाएगा, तो उस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन लाने से इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगा इसलिए उस पर निगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। इस तरह से वो बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इसको केस बनाकर लिख देते हैं। केस 1 क्या बताए कि यदि किसी माध्यम से कुछ इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से निकाल लिया जाए तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। बाय एनी मेथड सम इलेक्ट्रॉन exit from any body then
बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज, यानी किसी भी बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाएगा तो उस पे प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगा, प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगा, इसलिए वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। केस नंबर 2, किसी मेथड से कुछ इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया जाए, बाय एनी मेथड, साथ साथ लिखते चलिए, बाय एनी मेथड सम इलेक्ट्रॉन add on any body, then body is negatively charged, यानी जब किसी बॉडी पर कुछ इलेक्ट्रॉन लाकर रख देंगे तो बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तीसरा, केस नंबर 3, if number of electron equal to number of proton, then body is neutral,